मनुष्य का मन समंदर की तरह होता है। ऊपर से जितना शांत दिखाई देता है, उसकी गहराइयों में उतनी ही उथल पुथल होती है। लेकिन जो लोग किनारे पे खड़े होकर उसको देखते हैं, उन्हें लगता है कि कितना शांत है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो वो ही जान सकता है जिसने उसमें गोते लगाए हों। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर के आई हूँ, वो विषय इतना ज़रूरी है आपके और हमारे लिए, लेकिन उतना ही नज़रअंदाज किया जाता है। हम सामने वाले को चेहरे को देख कर के उसको जज करने लगते हैं और ये नहीं जानते कि जो चेहरा सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है ना, सबसे ज़्यादा खिलखिलाता है, उसी के अंदर सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल नज़र आता है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है उस इंसान का खुलना, उस इंसान का बोलना। पर उसे सुने कौन? आप और हम तो जज करने लग जाते हैं। आप और हम तो एक पल में कह देते हैं, अरे ये क्या पागलों की तरह बात कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स होते हैं, हम उन तक नहीं पहुंचते। लेकिन यकीन मानिए, कुछ भी आप ऐसा महसूस करें और एक अच्छे डॉक्टर के सामने आप बैठेंगे तो वो आपको सुनेगा। क्योंकि ये जो पेशा है ना, और आज मेरे पास जो इस पेशे के एक दिग्गज डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनका काम है सुनना, समझना और आपको समझाना। लेकिन समझाना बाद में आता है और सुनना पहले आता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक कुमार जी, और डॉक्टर दीपक कुमार जी डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के हेड भी हैं। बहुत रिसर्च की है उन्होंने, हर सब्जेक्ट पर वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपके परिवार का कोई बड़ा बात कर रहा हो। इसीलिए उनको समस्या बताते समय आपको कभी ये नहीं लगता आप डॉक्टर के आगे बैठे हैं, आपको ये लगता है कोई आपको सुनने को तैयार है। आज हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पहले लोग कहते नहीं थे कि हर पागल अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, लेकिन ये आइडेंटिफाइड करना आपका काम होता है। मेरा पहला सवाल ना बहुत बच्चों की तरह बहुत सामान्य है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और ये कितनी ज़रूरी है दुरुस्त रखना। रमा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम आपके शो में जो कि काफ़ी ख्याति प्राप्त है, जिसमें हमें सम्मिलित किया गया, तो और ख़ासकर इस गंभीर विषय को आपने उठाया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो शुरू करते हैं परिभाषा की से। मानसिक स्वास्थ्य, उससे पहले हम स्वास्थ्य को समझ लें। तो स्वास्थ्य, जैसे WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहता है कि हेल्थ इज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, उससे कहीं और आगे है। ठीक उसी प्रकार मेंटल हेल्थ की भी परिभाषा WHO ने ही दी है, उसमें भी यही कहा गया है कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ वेलबींग, जिसमें कि इंडिविजुअल इज़ एबल टू परफॉर्म हिज ऑल हिज एक्टिविटीज़, ही इज़ एबल टू कोप विथ हिज, जितने स्ट्रेस है जीवन के आपाधापी में जो तनाव है, उसको वो सही सलामत उसको कोप अप कर पा रहा है, और सारे जो अपने कार्य हैं उसको भली भांति उसको निर्वाह कर पा रहा है, और समाज में एक कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है। तो एक तरफ लगेगा कि ये बहुत बड़ी टॉल ऑर्डर है, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो कोई भी नहीं हुआ स्वस्थ, लेकिन ये एक स्पेक्ट्रम है। सब कोशिश करते हैं कि इसमें जितने स्वस्थ की तरफ रहें और बीमार, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, ये बात तय है। तो इसीलिए इसमें फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल आजकल बात की जा रही है कि स्पिरिचुअल एंगल भी ज़रूरी है आपके होलिस्टिक हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली हमें कोशिश, जो अगर अच्छे से सोच पा रहा है, बिहेव कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, और समाज में अपना जो कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है, और अपने जो भी है अपने जिस परिवेश में रह रहा है उसमें अपने को सक्षम रूप से अपने को कार्यान्वित कर पा रहा है, उसी को कहेंगे हम कि वो मेंटली फिट है या हेल्दी है। आपके आगे तो एक मैं कहूँगी कि मैं ये पूछूं, एक दो केस, आपका तो हज़ारों केस आ चुके होंगे जी। मुझे बस एक छोटा सा अंतर ये जानना है कि क्या मेल मेंटल हेल्थ और फीमेल मेंटल हेल्थ में अंतर होता है या एक ही है? देखिए, मेंटल हेल्थ प्रेजेंटेशंस में हो सकता है थोड़ा फ़र्क हो। ठीक, फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये है कि कोई भी एज या जेंडर इससे अछूता नहीं है ना। तो चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसको मानसिक समस्या हो सकती है, ठीक है। उसी तरह से मेल और फीमेल में भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर में भी हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है। तो लेकिन प्रेजेंटेशन में फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़ीमेल है, उसके जो लाइफ इवेंट्स हैं थोड़े अलग प्रकार के होंगे, है ना, जैसे मेनोपॉज में, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान पोस्टपार्टम, और फिर
आगे चल के एज के साथ साथ जो उनके इश्यूज होते हैं तो वो थोड़े लाइफ इवेंट रिलेटेड स्पेसिफिक्स हो सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन चाहे डिप्रेशन का हो या किसी और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो वो एक जैसे ही होंगी। दूसरी बात, एक डिफरेंस और है कि इनकी हेल्प सीकिंग में फ़र्क होता है कि फीमेल्स ज़्यादा हेल्प सीक करती हैं मेंटल हेल्थ सर्विसेज कंपेयर टू मेल्स। अच्छा। और फॉर एग्जांपल अगर इश्यूज स्पेसिफिक अगर हम देखें, कुछ प्रॉब्लम्स जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वो सिर्फ मेल आते थे पहले क्लिनिक्स में, लेकिन अब समय के साथ साथ फीमेल पेशेंट्स भी आ रहे हैं और हेल्प सीक कर रहे हैं। सो ये एक परिवर्तन हमने देखा है, बट समस्याएं दोनों में हो सकती हैं और मोर और लेस प्रेजेंटेशंस में फ़र्क होता है, बट कंडीशंस दोनों में देखी जा सकती है, चाहे डिप्रेशन हो, साइकोसिस हो या फिर कोई भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो। व्यक्ति विशेष को मैं छोड़ती हूँ, भारत की मेंटल हेल्थ कहाँ खड़ी हुई आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए उसको मैं दो भाग में कहूँगा। एक तो आंकड़े जो बताती हैं जो समस्याओं को लेके, ठीक है, तो समस्याओं को भी हमने दो कैटेगराइज किया है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मोटे तौर पे अगर देखते हैं तो 10% के करीब आंकड़ा बताता है। तो अगर हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या है तो करीब 14 करोड़ की आपके मानसिक स्वास्थ्य से कभी ना कभी ग्रसित रहे हैं, और सीवियर मेंटल इलनेस का 1% कहते हैं, है ना, तो वो भी एक अच्छा तादाद बनता है। और दूसरी बात ये है, इनको समझने के लिए, इनको निदान प्राप्त करवाने के लिए हमारे पास जो मैन पावर है उसको अगर देखते हैं तो मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे यूएस में जहाँ की 40 से 50 हज़ार हमारे पास हैं, और हमारा देश जहाँ की जनसंख्या इनसे कहीं गुना ज़्यादा है, वहाँ पे अभी 9-10 हज़ार ही आपके साइकेट्रिस्ट उपलब्ध हैं। तो और अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर और साइकेट्रिक नर्सेस की बात करेंगे तो वो तो और भी कम है, 2-3 हज़ार ही हैं। तो कुल मिला के एक मैन पावर का इश्यू है, समस्याएं जो हैं वो काफ़ी विकराल रूप में हमारे पास हैं उनसे, और बीच में हमारी जो एक और इश्यू है कि जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही सीमित रही हैं। और अवेयरनेस भी, अवेयरनेस की तो इशू है ही है, हाँ। और साथ में स्टिग्मा तो है ही है जो कि विश्वव्यापी है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट में कम हो गया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी जो भी मीडिया अवेयरनेस कहें, लेकिन आज की तारीख में स्टिग्मा वेस्ट में भी है जितना इंडिया में भी है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और एक दूसरा एक इशू है जिसको कहते हैं हम ये जो ट्रीटमेंट गैप कहते हैं। हाँ। ट्रीटमेंट गैप का मतलब ये हुआ जो 80 से 90% एक रिसर्च कहता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 10 से 20% ही मरीज आ पा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए। उसका मतलब 80-90% लोग अभी भी समाज में ही हैं। हाँ। वो पता नहीं अपने में ही घर में ही हैं, या फिर होमलेस होके रोड पे हैं, और या फिर झाड़ फूंक करवा रहे हैं, हाँ। या फिर ये बहुत ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इनकी सोच भी तो ऐसी हमारी है, मतलब सदियों से चली आ रही है कि ये जो बीमारियां होती हैं वो ऊपरी हवा से है, या फिर इसको आजकल मतलब अब तो रिसर्च कह रही है कि ये बायोलॉजिकल है, एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है, जिसको आम भाषा में अगर कहें तो केमिकल डिस्टरबेंस या केमिकल लोचा है, हाँ। और जो कि दवाई ठीक कर देती है। लेकिन अभी भी अवेयरनेस जो आपने कहा उसकी कमी में यही देखा जा रहा है कि जिसको भी हुआ है ये एक अभिशाप है समाज के लिए, इसको दूर रखो, और इनका जगह तो समाज में नहीं है, ये मेंटल हॉस्पिटल तक ही सीमित रहें, और हमें नज़र न आए, बंद जगह रहे, जैसे कि प्रिजनर्स को पहले रखते थे, आज भी रखते हैं वैसे। और मेंटल हॉस्पिटल का एक अगर कॉमन मैन से आप बात करेंगे तो उनको ऐसा ही लगता है कि ऐसे खतरनाक होते हैं, चाहे वो मूवीज से उसका आकलन कर रहे हैं, अजम्पशंस कर रहे हैं। और एक चीज और है कि घर में अगर कोई ये बात भी कर दे तो पहला सवाल आता है, तुम कोई पागल हो क्या, तुम्हें वहां पागलों के डॉक्टर के पास जाना है। तो इसके लिए कुछ सोचा है आपने कि ये मिथ खत्म हो? ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो ही जाता है उधर जो पागल हो चुका होता है, तो नहीं, बिल्कुल इसके लिए कुछ हो रहा है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है इसका चित्रण, हॉलीवुड की मूवीज़ भी हैं, वन फ्लू ओवर कुकूज़ नेस्ट,
वो क्लासिक मूवी है जिसमें कि आपको दिखता है कि जो ये मेंटल एक वार्ड दिखाया गया है जिसमें मैट्रन है, नर्स और पेशेंट्स कैसे रहते हैं, वो एकदम लगेगा जैसे प्रिजन का सेल है, बिल्कुल है ना। और हिंदी मूवीज में भी जैसे आप तेरे नाम जैसे मूवी में आप देखेंगे जंजीरों में, बेड़ियों बांध में रखा है, और हुए हैं, हाँ, यस यस, है ना। ये काल्पनिक है क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। ये जो बेड़ियों का काम है वो दवाई करती है, अब नहीं बांधा अब जाता। बांधा नहीं जाता है। ये अलग बात है कि कुछ कुछ कस्बों में शायद हो रहा होगा, और इस पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पे नज़र भी रखती है कि ऐसा मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। आपको याद होगा कुछ साल पहले इरवाड़ी एक जगह है साउथ में, तमिलनाडु में, वहाँ पे इसी तरह से करीब 21 लोगों को मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, उनको बांध के रखा गया था, और फिर एक रात आग लग गई और सारे लोग झुलस के मर गए। उसके बाद फिर ये हुआ था कि ये सब नए एक्ट में ये सब प्रोहिबिटेड है कि आप किसी को बांध के रख नहीं सकते हैं, है ना। और उनकी अपने अधिकार हैं, उसमें आप उनको स्टेरिलाइजेशन पहले कर देते थे एडमिट करके, ताकि वो प्रोक्रिएट ना करे लेडी, फीमेल मेंटली इल। उसी तरह से उनके बाल काट दिए जाते थे कि सारे मतलब ऐसे एज इफ वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस तरह से उनका होता था ट्रीटमेंट। लेकिन क्या बाल काटे जाते हैं? नहीं, अब ये है कि अगर मरीज कहता है तो हाँ, उसकी ट्रिम होती है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बाल्ड किया जा रहा है। अच्छा, अब नहीं होता है ये हॉस्पिटल्स में, क्योंकि एक्ट भी यही कह रहा है और उसके हम फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। हाँ, अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ हो गई, जैसे होमलेस पेशेंट्स कई बार आते हैं जिनके बाल में काफ़ी जून लग जाती है और मैटेड हो जाती हैं, उनमें फिर एक मेडिकल रीज़न से फिर काटा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है तो डॉक्टर साहब एक नाम है कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। जी। मुझे तो आज आप ये बता दीजिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए, और दोनों में अंतर क्या होता है? तो पहले तो ये है कि ये दोनों जो हैं हम इनको कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में इन दोनों के अलावा भी कुछ और लोग भी हैं। अच्छा। एक है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, अच्छा। और एक है साइकेट्रिक नर्स, अच्छा। ठीक है। तो ये चार जो हैं डिसिप्लिन, जो बेसिकली ये प्रोफेशनल्स हमारे पर्सन्स विद मेंटल इलनेस में इनका योगदान होता है ट्रीटमेंट में, असेसमेंट में भी। तो साइकेट्रिस्ट जो है बेसिकली एक मेडिकल बैकग्राउंड का है, तो एमबीबीएस किया होगा, उसके बाद साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करता है, और फिर वो ऐसे पेशेंट्स की असेसमेंट और ट्रीटमेंट करता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजी डिग्री से होता है, चाहे एमए मास्टर्स किया होगा, और ऐसे पेशेंट्स को डील करने के लिए फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजी एमफिल करता है। और उसके बाद ये अलग बात है कि एमफिल कोर्स पे भी अब एक सवालिया निशाना है। हाँ। वो शायद कुछ दूसरे नाम के साथ आने वाला है। तो उस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन असेसमेंट या डायग्नोसिस दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि शायद माइल्ड टू मॉडरेट केसेस शायद साइकोलॉजिस्ट डील कर लें। सीवियर केसेस, खासकर सीवियर किसको कहेंगे, जिसमें जैसे साइकोसिस हो गया या ड्रग डिपेंडेंस हुआ या सुसाइडल पेशेंट है, ऐसे मरीजों में जिसमें कि शायद एडमिशन की भी ज़रूरत हो या फिर साथ में कोई मेडिकल इश्यूज़ भी साथ में हो, ऐसे पेशेंट्स को फिर साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना चाहिए। लेकिन एक अच्छा सेटअप जो होता है, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, उनमें ये एज ए टीम भी काम करते हैं। अच्छा। तो यूजुअली ये होता है कि साइकेट्रिस्ट उनको पहले एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करता है, और फिर उनको लगता है कि जैसे इनको फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें दवाई से ज़्यादा थेरेपी काम करेगी। हाँ। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर वो थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। ये अलग बात है कि साइकेट्रिस्ट भी कर सकते हैं ये काम, थेरेपी देना, लेकिन वो उनका कोर नहीं होता है। मोस्टली वो मेडिकेशन ही देते हैं, और प्राइमरली या फिर और ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे ईसीटी हो गया, उसको रिलेटेड भी अलग सोच है आम धारणा में। और एक आजकल ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, तो जो बिजली के झटके लगते थे, अब मैग्नेटिक फील्ड में भी मेरा treatment अगला हो रहा है। क्वेश्चन यही था, कुछ मिथ को तोड़ने के लिए, कि क्या सच में बिजली के झटके लगाए जाते हैं? देखिए, ये सिनेमा में दिखाया जाता था कि ये जो एकदम बर्बरतापूर्ण एक एक्टिविटी हो रही है, जो कि पनिशमेंट के तौर पे दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल रिसर्च ने ये
क्लैरिफाई कर दिया है कि ये एकदम ये इंटरवेंशन सेफ है और इफ़ेक्टिव है। और आजकल जो दिया जाता है ये एनेस्थीसिया में दिया जाता है। अच्छा। तो मरीज़ को इस बात की मतलब कोई महसूस नहीं होगा जिस समय वो इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है उसको। और ये भी बहुत ही माइल्ड करंट होता है, ऐसा नहीं कि पूरा शरीर झटका दे रहा है, ऐसा नहीं होता। मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता था कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा आपके कुछ नहीं कमरों होता से है। आवाजें नहीं आती हैं? बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल शांत होता है ये। और ये जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाता है वैसे ही मरीज आता है। अच्छा। एनेस्थीसिया होती है और वो साइकेट्रिस्ट एडमिनिस्टर करता है, उसके बाद पोस्ट ऑप वो रिकवरी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको हेडेक होगा, कुछ मेमोरी की लैप्सेस होती हैं, वो भी टेम्परेरी होती हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली वो भी रिकवर हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें ये कई जैसे पेशेंट सीवियर डिप्रेशन के होते हैं, उसमें चमत्कार काम कर जाता है ये। और प्लस हॉस्पिटल के दिन हॉस्पिटलाइजेशन के डेज कम कर देता है, ये अच्छी बात है। ठीक है। और दवाई से ज़्यादा जल्दी असर कर जाता है। कई पेशेंट्स इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हैं। और उसी तरह से मैग्नेटिक वाला आजकल आ गया है, वो भी ट्राई हो रहा है। कुछ पेशेंट जैसे ओसीडी के पेशेंट्स में काफ़ी यूज़ हो रहा है। आजकल ये शब्द चल भी बहुत रहा है, ओसीडी। हाँ। अब जैसे टर्म्स जो हैं ये तो पब्लिक जैसे ईगो टर्म है, ये इंग्लिश में अलग तरह से प्रयोग होता है और हिंदी में अलग है। और साइकोलॉजी में इसका एक अलग प्रेजेंटेशन है ना। लेकिन ओसीडी जो है ये अगेन इसके लिए भी मेरा मानना है कि कई बीमारियों को हम जैसे अपने स्टूडेंट्स को भी किताब या सिनेमा से भी लिंक कर देते हैं, ताकि उसमें एक अच्छा चित्रण हो जाता है और वो फिर दिमाग के पटल पे बैठ जाता है कि हाँ इस तरह के मरीज इस तरह के प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं। तो वो हमारे ट्रेनिंग में भी हम यूज़ करते हैं। और कुछ लोग तो फॉर एग्जांपल एक जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर एक है ना, जो पीछे एक हमारे बॉलीवुड के एक्टर की भी डेथ हो गई थी सब्सिक्वेंटली इसी और ये नाम illness बहुत से। सुना भी जाता है। जी। हाँ। तो इसमें बेसिकली इसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक सिनेमा के रूप में मैं कहता हूँ, कभी खुशी कभी गम। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स कभी डिप्रेशन में आएंगे और कभी ठीक विपरीत बहुत अलग बिहेव करेंगे। एक ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे लगेगा कि दुनिया में इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ। तो लगता है सारी ताकत उनमें आ गई है। ठीक है। तो ये स्विच करते रहेंगे ये दोनों फेज़ के बीच में। और इसमें ये होता है, ऐसे पेशेंट्स बाइपोलर डिसऑर्डर के काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल। ठीक है। और कई बार ऐसे पेशेंट आपके पास जैसे फर्स्ट टाइम डिप्रेशन में आए और आपने उनको उदासी की दवाई दी, वो कई बार नॉर्मल होते हैं और फिर स्विच होके तेजी की तरफ भी चले जाते हैं। अच्छा। तो ये रिस्क रहता है। लेकिन इससे कितना ब्रेन पर और हार्ट पे असर पड़ता होगा कि एकदम खुश, एकदम दुखी, एकदम खुश, एकदम दुखी? तो बेसिकली ये जैसे ब्रेन में देखिए हमारे नर्व्स है, न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल्स जो हैं, है ना, तो वो फायर करते हैं, केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और दो नर्व्स के बीच में जंक्शन होता है, वहीं पे वो असर करते हैं। हमारी दवाई भी जाके वहीं पे काम कर रही है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स जैसे आपने देखा होगा मिर्गी के दौरे जैसे पड़ते हैं ना, तो हमारी दवाई जो बाइपोलर में भी काम करती है वो इसमें भी कारगर है। अच्छा। और दोनों का एक तरह से मैकेनिज्म एक जैसा ही है। ठीक है। तो किंडलिंग कहते हैं उसको, तो उस मैकेनिज्म से असर करती हैं। और हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसी फायरिंग अगर होती रहेगी ब्रेन के अंदर तो कहीं ना कहीं नर्व का लॉस हो सकता है, ब्रेन लॉस हो सकता है। तो ऐसे मरीज में लंबे समय पे चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर हो, कुछ कॉग्निटिव डेफिसिट्स भी आ जाती हैं, यानी उनकी याददाश्त में या फिर उनके अटेंशन स्पैन में ये सब फ़र्क पड़ जाता है, एज ए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। तो वो ब्रेन लॉस का है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आई हैं जो कि पहले ये सोचा जाता था कि ब्रेन जो एक बार बन गया सो बन गया, उसमें फिर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अब ये इसको देखा जा रहा है एज ए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हो रही है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगर इसको स्टिमुलेट किया जाता है तो हो सकता है कि इसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन है डिमेंशिया, है ना, जिसमें कि याददाश्त की दिक्कत हो जाती है, ओल्ड एज में हो रहा है। लेकिन इसमें या फिर किसी को हो सकता है सर पे चोट लगे, उसके बाद भी याददाश्त में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में ना कॉग्निटिव रीट्रेनिंग कहते हैं। तो ये भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो रीट्रेनिंग जो होती है, तो
ये मान के चल रहे हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है ना, नर्व्स फिर से रीग्रो कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओसीडी में जैसे हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं, उसमें भी अल्टीमेटली ब्रेन में चेंजेस आ रही हैं, ब्रेन में चेंजेस आ रही हैं, केमिकल में आ रही है, तभी वो आपके बिहेवियर में आ रही है। ठीक है, तो लोगों ने इसको पैरेलली करा है, जैसे न्यू इमेजिंग, जैसे एमआरआई भी कर रहे हैं और थेरेपी भी दे रहे हैं, और बिफोर थेरेपी और आफ्टर थेरेपी करके देखा है कि कैसे चेंज हो रहे हैं। तो इससे और प्रूफ होता है कि वाकई ब्रेन में चेंजेस हुए हैं, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, और ये सब पॉसिबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, पहले तो अंधेरे में तीर छोड़ा जा रहा था कि पहले तो यही था, जैसे ईसीटी भी पहले जब डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले तो लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं था, ठंडे पानी में और गर्म पानी में अल्टरनेट सुलाया जा रहा था, या को इंसुलिन के इंजेक्शन देके कोमा प्रोड्यूस करके उससे ट्रीटमेंट किया जा रहा था। मतलब इस तरह की उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा उस होते पेशेंट थे। को देखने होते हाँ, होंगे। तो ये अच्छी बात है कि जो दवाइयाँ बनी हैं और कारगर हुई हैं, और वो ये सारी दवाई इंडिया में उपलब्ध हैं और सस्ते दामों पे उपलब्ध हैं। तो ये हमारे पब्लिक के लिए, हमारे मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है ये आप डेवलपमेंट। जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देश की वो जगह है जहाँ पर आपको ऐसे केसेस बहुत टकराते होंगे जिनको लोग समझते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। मुझे तो आप अपने इतने बड़े अनुभव में से बता दीजिए, किस तरीके के पेशेंट भारत में ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर के, ताकि लोग अवेयर हों कि कहीं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं तो एक सरकारी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हूँ, तो हमारे पास हो सकता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट या रिफ्रैक्टरी केसेस पहुँचते हैं, है ना, जो कि कई जगह दिखा चुके हैं और उनमें रेस्पॉन्स नहीं आया है, चाहे बाइपोलर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो या मूड डिसऑर्डर्स हो। ठीक है, लेकिन इनसे ज़्यादा हमारे पास जो एक सेट ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं जो नशे से ग्रस्त हैं। ठीक है, और ये नशे में भी चाहे अल्कोहल हो, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स हो, भांग, चरस, गांजा, अफीम, ये सब होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ नशे में दो डेवलपमेंट्स मैं रिसेंटली देख रहा हूँ। एक तो एज जो स्टार्टिंग वाला है वो कम होता चला जा रहा है। अच्छा। है ना? पहले एडल्ट्स ही मिलते थे, अब हमारे पास बच्चे भी और एडोलेसेंट्स जो हैं, और ख़ासकर जो एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, उनके थ्रू हमारे पास आते हैं, जिनको जुवेनाइल्स ही कहते हैं। तो उनमें डी एडिक्शन की नीड काफ़ी हमें देखने को मिल रही है, और उनका बैकग्राउंड मोस्टली होता है कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है और उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर भी साथ में होता है। तो उस बैकग्राउंड में वो पले बड़े हैं और नशे के साथ आते हैं। दूसरा, हमारा इन्हीं बच्चों में एक डिजिटल यूज़ ज़्यादा है, प्रॉब्लमेटिक जो डिजिटल यूज़ हो रहा है, वो समस्या भी आ रही है। और फिर हमारे यहाँ चूँकि विकलांगता की सर्टिफिकेट दी जा रही हैं, ठीक है, तो उस वैसे मरीज भी फिर आते हैं हमारे पास पूरे प्रदेश से। तो 4 चीज़ों के लिए हमारा सेंटर देता है। मानसिक बीमारी के लिए, ठीक है, दूसरा ऑटिज़म एक बच्चों की समस्या है, तीसरा लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि डिसलेक्सिया, जो तारे ज़मीं पे सिनेमा में बड़े अच्छे से चित्रण हुआ था, और चौथा जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी मंदबुद्धिता, यानी मेंटल रिटार्डेशन पहले कहते थे। तो ये 4 कंडीशन वाले भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। और इसके अलावा जो मोस्टली हमारे पास कोर्ट से भी रेफर्ड होके आते हैं पेशेंट्स, खासकर जैसे क्रिमिनल्स भी आते हैं, और ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं जो कि जज को लग सकता है कि हो सकता है कि इसको बीमारी वाकई नहीं हो या ना हो, मेलिंगर कर रहा है, तो इसके कंफर्म करिए आप बीमारी है भी या नहीं। ऐसे भी आ सकता है कि क्या ये फिट है अपनी डिफेंड करने के लिए कोर्ट में अपने आप को, या कई बार विक्टिम भी भेजे जाते हैं कि क्या वो अब स्टेटमेंट देने लायक है या नहीं। तो इस तरह के भी पेशेंट्स हमारे पास, क्योंकि स्टेट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। तो आपके सामने कभी कोई ऐसा क्रिमिनल आया है जहां आपको भी आश्चर्यचकित हुआ हो कि ये कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो लगो भाई ये तो सीरियल किलर है? हाँ, होता है, ऐसे भी होता है। एक बंटी चोर नाम के भी आया था पेशेंट, मैंने स्टोरी की थी इस पर। हाँ, वो भी हमारे यहाँ आए हुए थे। तो यस, ये आपने पहले भी शुरुआत में कहा था ना कि कुछ लोग अपने आगे मुखौटा रख लेते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि
पर्दे के पीछे क्या हाँ। है ना। तो मतलब एट ए ग्लांस नहीं पता चलेगा, लेकिन हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स का यहाँ यूज़ करते हैं, अच्छा। जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। वहाँ पे वो पकड़ में आ जाते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। हाँ। ठीक है। और फिर हम डिफरेंट टीम के अलग अलग लोग उनको इंटरव्यू करके देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कंसिस्टेंसी उसकी है भी या नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारी देखिए जो लक्षण है हमारे साइकेट्री में, वो कहा जाए तो कोई भी प्रेजेंट कर सकता है या मिमिक कर सकता है ना। तो एज इफ ये लगेगा कि जैसे कि मुझे कानों में आवाज़ आ रही है, ये तो कोई भी बोल सकता है। हाँ। ठीक है। हाँ जी। लेकिन वो आवाज़ की कंसिस्टेंसी, आवाज़ आ रही है तो फिर उसके बाद वो रिएक्ट कैसे कर रहा है ना। उससे कई बार वो कमांड भी करती है आवाज़ जो पेशेंट्स को, कि जैसे एक हाइट से आप जंप कर जाओ या फिर किसी को नुकसान कर दो। तो इस तरह के अगर आ रहे हैं तो काफ़ी डिस्ट्रेस भी होगा उसको। तो ये सब दिखना भी चाहिए, उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कोई भी साइकेट्रिक इलनेस होगा ना, उसके 3 पहलू होते हैं, है ना। तो एक तो थॉट होता है, कोई ना कोई विचार, कॉग्निशन। एक होता है बिहेवियर, यानी उनके स्वभाव में। और तीसरा जो है उनका जो मूड है ना, फीलिंग्स। तो ये तीनों में कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। और हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग हमें भी चैलेंज, हमारे लिए भी चैलेंज पेश कर जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारी टीम में जितने हम कोशिश करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट भी है, सोशल वर्कर भी है, नर्सिंग भी है, हर तरीके का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी लेते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट को भी लेते हैं। कई बार आते हैं जो कि आवाज़ ही मतलब चुप मौन बैठे हुए हैं। हाँ। कि हमको तो मतलब हम बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो उनसे कैसे उनकी असेसमेंट करना है, ये भी एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है। मेडिकल बोर्ड में हमारे लिए इस तरह के चुनौती होती है, लेकिन टचवुड हमने कोशिश की है कि एजेंसीज और कोर्ट की हम मैं अभी एक साइको किलर की केस स्टडी पढ़ रही थी, तो मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे और बड़ा आश्चर्यचकित थी। वो इतना आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था कि उसके आगे पूरा एक पैनल बैठा रखा था और वो बिल्कुल करता था, और जैसे ही मर्डर की बात आती थी वो एक ना अजीब सा स्माइल करता था। और वहीं एक डॉक्टर ने पकड़ा कि ये जब भी मर्डर की बात आती है, इसके अंदर एक वो चीज आती है, देखो मैंने कर दिया, देखो मैंने कर दिया। तो इतनी बारीकी से आप सब लोग उसमें चीजों को जज कर रहे होते हैं। मैं एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे हमारे ऑफिसेज होते हैं और भी बड़ी एमएनसीज हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, आपका क्या सजेशन रहेगा कि ऐसी जगह पर मेंटल हेल्थ एम्प्लॉय की अच्छा रखने के लिए एक कॉर्पोरेट को, एक एचआर को, एक मैनेजमेंट को क्या क्या पहल करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ? इसमें बात आ जाती है एक तरह से वर्क प्लेस हाँ जी। एंड मेंटल हेल्थ हाँ वाली बात है ये। ठीक है। तो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर चलते हैं, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि कोट अनकोट मेंटली फिट ही स्टाफ उनके ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हो। ठीक है। ताकि कल को वो उनके लिए सरदर्दी या नाक में दम ना कर दे। ना कर दे। हाँ। तो ये लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग करने के लिए आपको उतने एक्सपर्ट लोग रहने चाहिए। पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि इसी तरह का हमारी अभी रिक्वेस्ट आ रही हैं डिफरेंट पैरामिलिट्री और अलग एजेंसी से भी, हाँ। क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल। क्योंकि सेंसिटिव पोस्ट हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ऑल द मोर रिग्रेसनेस होनी चाहिए हाँ। स्क्रीनिंग के लिए कि हम किसको पोस्ट कर रहे हैं अहम पोस्ट पे। बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, कि अगर आपके साथ एक अनहेल्दी इंसान आ जाए, वो सारा माहौल बिगाड़ सकता है। बिल्कुल बिगाड़ सकता है। तो स्क्रीनिंग के इश्यू तो है, लेकिन आपको हिंट मिल जाएगा। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रो एम्प्लॉय है और आपको ऑटोनॉमी है काम करने का, ठीक है, और आपको एक पर्पस मिल रहा है, जो लोग कहते हैं ना कि हमें जॉब सेटिस्फैक्शन है, ये चीज़ उन्हें मिल रही है, और फिर सो टू से हेल्दी एक वर्क प्लेस मिल रहा है, तो वो ग्रो करेगा और उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं अगर वो कोट एंड कोट टॉक्सिक टाइप हो जाता है, तो जहाँ पे वर्कलोड भी है, कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, और उसको मतलब क्या बोलते हैं, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल भी नहीं हो रही है उसकी, तो ऐसे में हो सकता है कि उसकी
मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, और फिर जेंडर रिलेटेड भी हो सकती हैं, जैसे वर्क प्लेस हैरासमेंट हो सकता हाँ, है राइट। है ना। और उस तरह की हैरासमेंट के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक आईसीसी कमिटी जो वो होती है तो वो पूरा होनी चाहिए पोस्ट एक्ट के विशाखा तहत। गाइडलाइन फॉलो यस, होती है। वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, वर्क प्लेस एक्चुअली टू वे है, मतलब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हिसाब से, कि एम्प्लॉयज़ की भी है लेकिन एम्प्लॉयर दोनों की है, मिली भगत होनी चाहिए। कि अगर इनका स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, है ना। अदरवाइज एब्सेंटिज्म रहेगा। प्रेजेंटिज्म भी एक वर्ड हो गया है कि हम हैं हाँ, लेकिन हम कोई आउटपुट दे नहीं रहे हैं, दे हम नहीं खाली रहे। खाली अटेंडेंस दे के बैठे हाँ, हुए हैं। राइट। ठीक है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके जो भी महकमा है वो जैसे स्कूल कॉलेजेस की आजकल बात हो रही है कि वहाँ पे एक काउंसलर होना चाहिए, तो एक काउंसलर अगर होता है तो अच्छी बात है। एटलीस्ट किसी को पता तो है कि अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं किसी को आई हैव हेल्प क्लोज बाय, है ना। अदरवाइज़ तो वो टालते रहेगा, क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है कि लेट नाइट शूट हो या फिर हाँ। स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आप कब जाइएगा, कब अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आपको भी नहीं पता है कि और चलिए हमारे देश में फिर भी अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स की मिल जा रही है। हाँ, आप अगर यूएस और यूके की बात करते हैं तो महीनों बाद आपको मिलता है वहाँ हाँ। पे। जैसे कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आपके पास कम ही मैन पावर है तो चाहे साइकोलॉजिस्ट मिले या साइकियाट्रिस्ट, जो भी आपको मिल रहा है यू ग्रैब हिम, है ना। तो यू गेट द असेसमेंट डन, क्योंकि आप डिले करेंगे तो नुकसान हमारा ही वरना ये होगा। तो किया ही जा सकता है कि कोई कॉन्क्लेव या कोई सेमिनार या काउंसलिंग सेशन लगा करके Yes. ये जाना जा सके कि एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे कहाँ असर आ रहा है। नहीं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स कर सकते हाँ। हैं, ये एक सिंपल टेक्निक है। कई लोग आजकल अपने स्टाफ को लेके रिसॉर्ट में लेके जाते हैं, हाँ। जो भी प्रोग्राम हाँ, करने, प्रोग्राम तो करते हैं। वहीं पे आप उनके आर्ट ऑफ लिविंग या इस तरह का एक मेडिटेशन शिविर कर सकते हैं। मतलब चिंतन भी हो जाएगी और यहाँ उनका अपना रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। दोनों, एक तीर से दो शिकार हो जाता है। मेंटल हेल्थ को लेकर के दो चीज़ें हैं। एक, किसी इंसान को पता चल जाए वो इस चीज़ से जूझ रहा है। जी। दूसरा खतरनाक ये है कि उसे पता ही नहीं है कि वो ये फेस कर रहा है, इससे सफ़र हो रहा है। हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से खासकर इस मामले में थोड़ा बचता है, डरता है। उसके मन में ये भी आता है कहीं कोई कागज़ पे नाम लिख गया तो किसी और दफ्तर में जाएंगे, कहीं और सर्विस में जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो मेंटल है। वो ये नहीं सोचेंगे कि वो एक काउंसलिंग के लिए गया है। राइट। मुझे आपसे ये जानना है कि मेंटल हेल्थ के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। अगर ये शो इस समय जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कैसे अपनी जांच पड़ताल कर ले कि रेड फ्लैग्स दिख रहा है, मुझे इस समय जाना चाहिए, कुछ ऐसे कारण बता दीजिए। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो उनकी, हर आदमी का एक सिग्नेचर स्टाइल है। हाँ। ठीक है, उससे थोड़ा डिविएंस होने लगा है। ठीक है, यानी ये पिछले महीने तक तो ऐसा था लेकिन अब ऐसा कुछ अलग कर अलग होने लगा है। और ये अलग क्या है, वो आपके बिहेवियर में ही दिखेगा, क्योंकि थॉट में और मूड में जो भी है, चलो मूड भी आपको प्रदर्शित हो जाएगा लेकिन थॉट जो है उसके मन में ही है। ठीक है, वो काफ़ी पर्सनलाइज्ड है, तो वो शायद डायरेक्टली वो जब तक वो बताएगा नहीं, पता ना चले, लेकिन बिहेवियर से दिख जाएगा। जो कल तक एकदम ओपन और फ्रैंक था, आज थोड़ा विड्रॉन लग रहा है, घुल मिल नहीं रहा है, गुमसुम बैठा हुआ है। ठीक है, और या फिर उसकी नींद उखड़ी हुई है, रात भर मीडिया, सोशल मीडिया में लगा हुआ है, या फिर नशे की तरफ जा रहा है, जो कि कल तक कभी कभार लेता था, अब डेली। मतलब ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे टाइम भी स्पेंड कर रहा है वो तो भी हो सकता है, वो भी हो सकता वो है। भी हो सकता है कि ये एक चीज़ नोट सूचक करने हो लायक है। कि मेंटल हेल्थ का, क्योंकि ये टू वे है एक्चुअली, है ना। ज़्यादा देखने से भी देखा जा रहा है कि असर पड़ रहा है मानसिक स्वास्थ्य पे, और जिनका मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब्ड है वो भी ज़्यादा समय व्यतीत हाँ, कर रहे हैं। हाँ। दोनों चीज़ है। ठीक है, और अगर पेशेंट्स को ये लग रहा है कि जैसे बच्चों में खासकर उनकी एकेडमिक अगर डिक्लाइन हो रही है, काफ़ी अच्छा पढ़ाई में था और अब अचानक उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, ये भी एक चिंता की बात होगी। ठीक है, या बहुत देर तक, जैसे नशे वालों के लिए अलग तरह के सिम्टम वो हैं कि नॉर्मल आदमी के लिए हाँ, बताइए आप। देखिए नॉर्मल में यही है कि अल्टीमेटली ये है कि उसको कुछ चीज़ें जैसे कॉमन इश्यूज होती हैं उसमें तो खुद को डिस्ट्रेस होगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में डिस्ट्रेस नहीं होगा,
परिवार वाले ही नोट कर पाएंगे। जो हमारी साइकोटिक रेंज वाली है, तो उसमें आपको लगेगा कि ये नहा धो नहीं रहा है, हाँ। ठीक है, और अपने से बड़बड़ा रहा है, बहुत देर मुस्कुरा अकेला रहा रहता है। अकेला रह रहा है, ठीक है, और या तो कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, मतलब ऐसे व्यवहार कर रहा है जो कि ऑड लग रही हैं, हाँ। जो कि इसका यूजुअल सेल्फ नहीं है, नहीं इससे है। हट के ये कुछ हाँ, ऐसे राइट। करने लगा है। हाँ। तो वो आपको, अब हमारी एक मोबाइल टीम है, वो गई थी एक पेशेंट के घर, उनके यहाँ पता चला कि वो पूरा एक घर ही उन्होंने कबाड़ खाना बना रखा था, क्योंकि वो एक बीमारी का हिस्सा था उसका, जो उसके थॉट्स में आते थे कि ये चीज़ें इकट्ठा करनी है कि कब ज़रूरत पड़ ना जाए मुझे, इस तरह का उसकी सोच थी, तो वैसे कर रहा था। तो अगर आपके लीक से हट के आपका कोई स्वभाव हो रहा है, चाहे आपको खुद महसूस हो रहा है या आपके परिवारजन या दोस्त को महसूस हो रहा है, ठीक है, या उनके परफॉर्मेंस जो है, चाहे वर्क पे हो, एजुकेशन पे हो, हो रहा है, ठीक है, और रिलेशनशिप में असर पड़ेगा, ठीक है, अगर स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ में हो रहा है तो उनकी मैरिटल डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे साइकेट्रिक इश्यूज़ में मोस्टली स्लीप, एपिटाइट और सेक्सुअल ड्राइव तीनों में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। अल्टीमेटली देखिए, ब्रेन जो है वो मास्टर ऑर्गन है, हाँ। वो सारे आपके बॉडी के बॉडी फंक्शंस के को कंट्रोल करता है। जी। हाँ। तो अगर वो इफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आपके ये सारे सिस्टम में उथल पुथल होगी, ठीक है। तो आपको उसी तरह से फीमेल पेशेंट होंगे तो उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके ओवरऑल ईटिंग पैटर्न्स में हो सकता है। हाँ। ये भी देखा गया है किसी में ज़्यादा भी खाने लग जाते हैं, है हाँ, ना, ओवर ईटिंग करते ओवर ईटिंग हैं। हो सकता है, लोग कहते हैं आज ठीक है। मेरे को गुस्सा आ रहा है, और मैंने देखा है वो लोग ज़्यादा खाते हैं। हाँ, उसी तरह से स्लीप कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी बढ़ हो सकती है, दोनों ही चीज़ हो हाँ, सकती है, हाँ। ठीक है। तो ये सारे, तो अगर बदलाव कोई किसी को जानता है, जैसे माँ बच्चे को अच्छे से जानती है, वो अगर देखती है, या आपके अपने मित्र में आप देख रहे हो कि ये पहले जैसा नहीं रहा, जो हमारे साथ मूवी देखता था, अब इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, रुचि ख़त्म हो गई जिन चीज़ों में, ठीक है, और या फिर पहले इतना स्मार्ट होके आता था, अब वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, और रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर रहा है, फंक्शंस को अवॉइड कर रहा है, जो जिम्मेदारियां हैं उनसे पीछे भाग रहा है, तो ये मेरे ख्याल से चिंता का बात होता है। फिर आप इमीडिएटली हेल्प लें, हो सकता है। दूसरी बात, अगर किसी को मेडिकल इश्यूज़ हैं, हाँ। और उनके साथ भी साइकेट्रिक इश्यूज साथ में हो सकती हैं, तो इसीलिए हाँ। उन लोगों को और ज़्यादा सतर्क ये रहना पॉइंट है। आपने बहुत स्ट्रांग किया है कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि चिड़चिड़ा हो गया है, ये नहीं देख रहे कि उसकी बॉडी में चाहे बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम हो, उसका साइड इफेक्ट है कि उसका एग्रेशन आ रहा है। यस, बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम वही है, माइंड एंड बॉडी क्लोजली लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं जैसे थायराइड और मूड का काफ़ी घनिष्ठ संबंध है ना, जिनको हाइपोथायराइड की कमी होती है हार्मोन्स की, उनमें डिप्रेशन काफ़ी देखा जाता है, और हाइपरथायराइड वालों को एंजाइटी देखी जा रही है, तो ये काफ़ी लिंक्ड है। उसी तरह डायबिटीज़ और डिप्रेशन भी, इनका भी चोली दामन का साथ है ना। तो आप बेशक एंटी डिप्रेसेंट देते रहिए, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं करिएगा तो आपका डिप्रेशन पूरा ठीक नहीं होगा, है ना। राइट। तो ऐसे पेशेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि तो आजकल इसीलिए बात होती है, साइकोसोमैटिक कंडीशंस की बात हो रही है ना। तो हमारा मानना है कि चाहे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो जो इस तरह की बीमारियां देखता है, या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट जो कि अस्थमा और ये सब देखते हैं, सबके क्लिनिक्स में एक काउंसलर एक या साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि हर इस तरह की बीमारी का एक साइकोलॉजिकल एंगल है, और वो साथ में अगर ऐसे ट्रीट हो जाता है तो आपकी जो कोर मेडिकल प्रॉब्लम में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाती हैं फिर। मैं आपसे से जनरल क्वेश्चन सब पूछने जा रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे, जैसे कि हम डिप्रेशन में ये कैसे पता चले और इसे ओवरकम कैसे करें। अच्छा, मतलब ये बताइए कि मतलब एक नॉर्मल डिप्रेशन शुरू होता है, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो हम डॉक्टर को कैसे कनेक्ट करें, तो ये मुझे आप ज़रूर आंसर कीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये है कि डिप्रेशन या अवसाद जिस हिंदी में कहते हैं, तो ये नॉर्मल सैडनेस से अलग है ना, ये एक मेडिकल इशू है, तो इसीलिए। दूसरा ये है कि हर आदमी कभी ना कभी कुछ घंटों के लिए मायूस, गुमसुम या उदास हो सकता है, ठीक है, तो वो डिप्रेशन नहीं हुआ, ठीक है,
डिप्रेशन तब हुआ जैसे आइडेंटिफाई की गई है ड्यूरेशन, जैसे इसमें 2 हफ्ते का कहा गया है। अच्छा। अगर 2 हफ्ते लगातार अगर आपका मन लो फील कर रहा है या सैड है या चिड़चिड़ा है, तीनों ही हो सकता है, और साथ में आप थकावट महसूस कर रहे हैं और आपका जो जिन चीज़ों में आपका मन करता था अब वो मन नहीं हाँ। कर रहा, ठीक है, चाहे टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, फुटबॉल खेलने में, कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों में कमी आ जाए तो ये, और साथ में आपका नींद का कमी, भूख की कमी, ठीक है, ध्यान लगाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और फिर थॉट नेगेटिव वाले आने लगेंगे, ठीक है, तो मैं बेकार हूँ, ठीक है, आसपास जो हो रहा है सब कुछ, तो ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने काला चश्मा पहन लिया तो सब कुछ काला काला नकारात्मक दिख नजर आ रहा रहा है, है। हाँ। कि मेरे में कमी है, आसपास जो हो रहा है सब नेगेटिव हो रहा है, और फ्यूचर भी ब्लीक एकदम लग रहा है मुझे कि कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो होपलेसनेस होता है, वर्थलेसनेस होता है, हेल्पलेसनेस होता है, और फिर एक स्टेज आ जाता है जिसमें कि लगता है कि इससे अच्छा भगवान मुझे उठा ले। हाँ, गलत सोचता है इंसान। हाँ, तो उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ जाती हैं, तो ये एक स्पेक्ट्रम में सिम्टम्स आ जाती हैं, और तो हो सकता है माइल्ड जब आ रहा है सिम्टम्स, तो हो सकता है उस स्टेज पे आप सिर्फ अपने को कोशिश करता है आदमी कि एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ये देखा गया कि फिजिकल एक्टिविटी करने से थोड़े बॉडी में एंडोर्फिन्स बनती हैं जिससे कि आपका मूड थोड़ा बेटर महसूस करता है। लेकिन अब एक स्टेज जब आ जाएगा जबकि एक क्लिनिकल डिप्रेशन आपके पे हावी हो गई है, उसमें फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल, और वहाँ पे चाहे दवाई हो या फिर थेरेपी हो या ईसीटी हो, ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है, ठीक है। तो शुरुआती सिम्टम सिर्फ मूड से हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में ना कंपेयर टू वेस्ट हम उतने साइकोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि हम बोलें आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग ब्लू, इस तरह की हम टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते। हाँ, हम फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट करने में ज़्यादा अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा कि मेरे को हेडेक हो रहा है, दैट इज़ मोर एक्सेप्टेबल, या पेट, बच्चों में रिकरेंट पेन एब्डोमिन काफ़ी कॉमन प्रेजेंटेशन है, वो क्योंकि वो तो बोलेंगे नहीं कि लो मूड है, तो वो फिजिकल सिम्टम्स वो भी, और एल्डरली भी, उनमें भी देखा गया है कि वो सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं बेसिकली इनको, उस तरह से प्रेजेंटेशन हो जाता है इनका। तो हम अगर उनका टेस्ट कराते रहेंगे कुछ भी नहीं निकलेगा, फिर अल्टीमेटली जब डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि इनका बाकी जो क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन के में फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि थ्रेशोल्ड हमें देखना है कि कब सो कॉल्ड इसको हम कहते हैं सब सिंड्रोमल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे थोड़ी बहुत कभी कभार उदासी रही, ठीक है, स्ट्रेस के कारण, लेकिन मैं उससे जूझ रहा हूँ और उसको ओवरकम कर रहा हूँ, लेकिन जब वो एक पीरियड तक परसिस्ट करती और है, बढ़ती जाए जिससे मुझे डिस्ट्रेस भी हो रहा है और फाइनली मुझे उससे डिसफंक्शन हो रहा है, तब जाके वो डिसऑर्डर बनती है। और डिसफंक्शन कब बनेगा? जब मेरी पर्सनल लाइफ उससे पे असर खलल डाल रही है, जैसे कि मेरा रूटीन जो है अपनी देखभाल करना या जॉब पे जाना या फिर फैमिली के दायित्व या फिर सोसाइटी में जो मेरे को करना है काम, वो सब चीज़ मैं दरकिनार कर रहा हूँ, तब वो इम्पेयरमेंट फंक्शनिंग की जब हो जाए तब ये बीमारी ट्रीटमेंट, मतलब एक डिसऑर्डर बनेगी जिसमें ट्रीटमेंट अनिवार्य होगा फिर, ठीक है। और डॉक्टर साहब, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंट होता है? कई बार हमारे पेशेंट्स जो क्लाइंट्स आते हैं वो तो उनके लिए ये दोनों सिनोनिमस ही हैं, टर्मिनोलॉजी वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन दोनों का अलग है। ये अलग बात है कि ब्रेन में केमिकल्स मोर और लेस कॉमन ही होते हैं और दवाई भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन दोनों की बिल्कुल अलग होती है, और लेकिन दोनों साथ साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन में जैसे मैंने कहा कि मूड का इशू है, लो मूड रहेगा, और बाकी जो इनके नेगेटिव थिंकिंग और ये सब है, होपलेसनेस, डेथ विश, ये सब होता है। गिल्ट भी हो सकता है साथ में कि मुझसे कोई गलती हो गई, जो भगवान मुझे इस तरह के लक्षण दे रहा है, मुझे एंड्योर करना है इस चीज़ को, ठीक है। पछतावा भी होगा उनको कि मुझसे कोई सिन हो गई है
और या फिर गिल्ट महसूस होगा। तो ये सब तो डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन एंग्जाइटी में वो होगा कि रेस्टलेसनेस होगा उसका, ऑन दी गो होगा एकदम वो, और उसमें हो सकता है कि मसल उसको टेंशन जैसे महसूस करे, ठीक है, दिल की धड़कन हो सकती है, मुंह सूख सकता है, और फिर उसको बार बार वॉशरूम जाने का मन करेगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो हैं एंजाइटी के, वो डिफरेंट कैटेगराइज किए। ओसीडी भी एक तरह का वैसे ही एंजाइटी क्या में ही इन लाया पर जाएगा। मेडिसिन का सच में असर होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं जैसे होता है। मैंने ना कई लोगों को ऐसे ही सुना है, जो मेरे मन में तभी सवाल बना कि मैं पूछूंगी आपसे, कि लोग बोलते हैं अरे बहुत एंजाइटी हो रही है, और जैसे मेरे को लगता है पहले लोग बोलते थे कि जैसे बहुत सर दर्द हो रहा है, अब कॉमन हो गया है। जैसे मैंने कई बार यहीं पे देखा, अरे बड़ी एंजाइटी हो रही है, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो क्या सच में दवाइयों का असर होता है? क्या सच में लोगों को पता चल जाता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है? नहीं, पता चल जाता है। अच्छा। और कई बार शरीर भी संकेत दे देता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ऐसे जैसे कैसे लोगों को, संकेत? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल पैनिक डिसऑर्डर एक होता है, वो भी एक एंजाइटी का ही डिसऑर्डर है। ठीक है। एक होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी। ऐसे मरीज जो हैं हर चीज़ को लेके टेंशन में रहेंगे कि जैसे मुझे अभी निकलना है तो मुझे बस मिलेगी कि नहीं, हाँ। अब बस टाइम से घर पहुंचूंगा कि नहीं, वहाँ घर पे ये होगा कि नहीं, मतलब वो हर रूटीन छोटी सी चीज़ को भी लेके चिंतित रहेंगे, वरीसम रहेंगे। तो पैनिक में ये है कि वो वैसे ठीक रहेंगे, बीच बीच में उनका ऐसे लगेगा लहर की तरह आ गई एंजाइटी, और उस समय उसको लगेगा कि मैं बचूंगा नहीं, हाँ, अब मैं गया, है ना। हाँ। तो और ये पैनिक कहीं पे भी हो सकता है। कई लोगों को बंद जगह में हो सकती है, लिफ्ट में हो सकती है, कई लोगों को भीड़ भाड़ में भी हो सकती है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो अचानक फिर कुछ देर बाद 15-20 मिनट आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा वो। लेकिन उस पीरियड में वो अपने को संभाल नहीं पाता नहीं है। पाएंगे, रिएक्शंस करते हैं। हाँ। हाँ। तो वो जाएंगे, अपना इमरजेंसी पहुंच जाएंगे, ईसीजी करा लेंगे, हाँ। क्योंकि धड़कन हो रही है, हाँ, कहीं हार्ट अटैक ना हो, इस तरह के वो टेस्ट कराते रहेंगे। इसका कारण ओवर थिंकिंग भी हो सकती है क्या? उस हो सकती है, वो भी एक कारण है। लेकिन ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। अच्छा। ठीक है। पैनिक प्रेजेंटेशंस वैसे कुछ मेडिकल इश्यूज में भी हो सकती है, थायराइड में जैसे मैंने कहा। लेकिन इसमें कई मरीज ऐसे भी हैं कि जो जेब में ना वो एक टैबलेट लेके रखते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक वाले रखते हैं ना, हाँ, 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 उसी तरह से इसको रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तुरंत मैं मुंह में रख लूँगा। अच्छा। तो इस टाइप से भी लोग रखते हैं, खासकर जैसे ड्राइव कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंस गए, और वहाँ से कहाँ पहुँचेंगे किसी डॉक्टर के पास इमीडिएटली। लेकिन उसमें बेटर ये है कि एंजाइटी में दवाई तो असर करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, आप डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम कर लेते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी रिलीफ हो जाएगा आपको। ठीक है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन साथ साथ हो सकते हैं, कॉमन है, लेकिन एंजाइटी की प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग है। और बट एनीवे ये डिस्टिंक्शन आप अपने प्रोफेशनल पे छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे। और लेकिन ट्रीटमेंट जो है उसमें भी दवाई है, और लेकिन उसकी दवाई जो है, ये अल्प्रेक्स टाइप की दवाई, ये बड़ी नोटोरियस है, क्योंकि इससे आदत बन जाती है। हाँ। अच्छा। ठीक है। मतलब लोग रूटीन में करते हैं फिर लेते हैं। हाँ, ये लेते हैं। और कई बार ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं, हालांकि केमिस्ट आर नॉट अलाउड टू डिस्पेंस, लेकिन वो ले लेते हैं और फिर आदी हो जाते हैं। पहले एक टैबलेट, 1 से 2, 2 से 4, मतलब एक नशे से निकलने के लिए हम दूसरे नशे के में पड़ जाते हैं। तो ये असर करना कम कर देता है। ये एक्चुअली ब्रेन में वहीं काम करता है जहाँ पे अल्कोहल करता है। अच्छा। तो इनफैक्ट अल्कोहल छुड़ाने के लिए भी हम इसी तरह की दवाई का इस्तेमाल, बेंजोडाइजेपिन कहते हैं, यूज़ करते हैं। और उसको ग्रेजुअली हम टेपर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन ये अगर अपने तरफ से ले रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। और कई बार मरीज हमारे पास आते हैं और ये अचानक किसी दिन मान लीजिए मिला नहीं इनको, तो दौरा पड़ सकता है फिर। अच्छा, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के, उसकी कंसल्टेंसी के कुछ ना करें। हाँ, ये नींद की ये दवाई करके वो लेते हैं, लेकिन ये सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड है जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में, तो हम 4-6 हफ्ते देते हैं। उसके बाद एक और दूसरी दवाई है जो इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है, और तब इसको विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये अगर लेते रहेंगे तो नुकसान होगा लंबे समय में उनको। ठीक है। और दवाई के साथ साथ जो बाकी थेरेपी है, प्राणायाम वगैरह, वो ज़्यादा बेहतर मैं कारगर उसी पे आ होगा। रही थी कि हमारा खाना पीना, जी, हमारा रहना सहना,
हमारे आसपास का माहौल और फिजिकल एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। जी। खासकर नींद को मैंने लोगों को देखा है, वो 2 बजे तक रील चलाते हैं और फिर सुबह लेट लतीफ़ रहते हैं। कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ का मैनेजमेंट होना इन बीमारियों से बचने के लिए, आप ये बताइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे आजकल जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ हो या कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, सब में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हाँ। ये एक बज़वर्ड हो गया है ना। तो लाइफस्टाइल चेंज में आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप ही है, क्योंकि अल्टीमेटली स्लीप रेस्टोरेटिव होता है। तो आपका जो सिस्टम है वो आपके जितने यहाँ उपकरण चल रहे हैं, हाँ। ये भी कुछ समय हाँ। गर्म हो जाते हैं, फिर इनको बंद आधे करना घंटे में पड़ता है। दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। आप सोचिए, हम तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है। यस, तो उसको रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए उसको स्विच ऑफ करना ज़रूरी है। लेकिन ब्रेन को सिग्नल भी तो मिलना चाहिए कि अब सोने का टाइम आ गया। और वो कैसे पता चलेगा? अगर आप ब्राइट लाइट में ही हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे मीडिया में तो आपका पूरा ऐसा कोई डार्क रूम तो है, वो खाली स्टूडियो जहाँ पे होता है शूटिंग वहीं हो, अदरवाइज़ तो लाइटेड ही रहता है, ओवर लाइटेड। और फिर और मोबाइल से भी जो लाइट आती है वो भी ब्रेन को संकेत दे रही है कि अभी दिन ही है। अभी ब्रेन के जो केमिकल मेलाटोनिन जो बनता है रात के टाइम, वो सिक्रेट तभी होगा जब अंधेरा होगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोने से 1-2 घंटे पहले आपको बंद कर देना चाहिए इन जितने भी आप मीडिया डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नींद ज़रूरी है और कोशिश होनी चाहिए कि बेड पे टीवी काफ़ी लोग देखते हैं, बेड पे ही बैठ के खाना भी खा लेते हैं, ठीक है। तो बेड ऐसा होना चाहिए कि गए और नींद आ जाए, एसोसिएटेड होना चाहिए नींद से, है ना। तो मतलब लोगों को अपने बेडरूम में टीवी लगाने से भी बचना चाहिए। लोग आजकल वास्तु कह देते हैं, पर साइंस तो यही है कि ब्रेन शांत रहे। हाँ, क्योंकि खाने के एक तो हैवी मील लेके ना सोएं, है ना। शाम को लाइट मील कर लें, उसके बाद वॉक कर लें और उसके बाद सोने जाएं। एक या तो लाइट म्यूज़िक लगा सकते हैं या कोई किताब हल्का पढ़ के आप लेटने जा सकते हैं। मान लीजिए लेट भी गए, आधे घंटे तक नींद नहीं आया, तो फिर घड़ी मत देखते रहिए, उठ के कुछ और काम करिए, जब उबासी आए फिर जाइए सोने। मेडिटेशन कर लीजिए, हाँ, कुछ या देर तो आंख बंद meditation। करके बैठ जाइए। क्योंकि नींद तभी आएगी जब मन रिलैक्स होगा। अगर आप टेंस हैं और पूरे दिन का विवरण ले रहे हैं या अगले दिन का को लेके चिंता कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिलैक्स नहीं होंगे तो ये नींद नहीं जो आएगी। लोग रात को जाकर के ये सोचते हैं कि आज पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा और क्या बुरा किया, ये भी गलत है। नहीं, देखिए आप वो चिंतन करिए, लेकिन एक बार जब बिस्तर पे लेट गए तो फिर उसके बाद तो नींद को आप न्योता दे रहे हैं ना। तो ये उससे पहले कर लीजिए। बेशक आप जब खाना खाने के बाद बिस्तर पे जा रहे हैं, उस समय आप बेशक आप डायरी रखते हो तो डायरी में ही लिख लीजिए कि ये 4 काम मैंने अच्छे किए, 2 काम रह गए हैं, ये मैं कल देखूंगा। और जब बुक बंद किया तो उसके बाद एक तरह से स्विच ऑफ करके, जैसे लाइट ऑफ हो रही है उसके बाद आप अपने को उस मूर्छित स्टेट में ले जाना है आप, है ना। तो जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो भी उस फेज़ में धीरे धीरे जाते हैं ना, तो उस समय आपका कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के घर तो मेन रोड पे ही रहते हैं, वो तो सारे दिन ट्रैफिक रहता ही है। लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जितनी हो सके शोर से, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म भी माहौल होगा तो भी नींद नहीं आता है, ठीक है। तो नींद पूरी लें, खाना न्यूट्रिशियस खाइए, ठीक है। आजकल ये कहा जा रहा है कि पेट जो है, जो गट इंग्लिश में कहते हैं, इज़ द सेकंड ब्रेन, है ना। तो इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य से गहरा रिलेशन है ना। तो उस हिसाब से आपका खान पान, पहले ज़माने में भी लोग कहते थे, वैद्य वगैरह यही आदेश, मतलब उनका हिदायत होती थी कि अगर पेट साफ रहेगा, या फिर वो नब्ज़ पकड़ के यही पहले पूछते थे कि आप कैसा है आपका तबीयत, आपकी पाचन क्रिया कैसी है ना। तो ये ज़रूरी है और लिंक किया जा रहा है, इसीलिए प्रोबायोटिक और ये सब की आजकल काफ़ी स्कोप बन रहा है, खासकर न्यूरो डेवलपमेंटल जो बच्चों वाली बीमारियां हैं उसमें यूज़ हो रहा है ये, है ना। डिप्रेशन में भी लोग यूज़ कर रहे हैं वैसे। तो नींद हो गई आपकी लाइफस्टाइल में, और खान पान हो गया, ठीक है, और फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो गया, क्योंकि हमारी दवाइयाँ भी वज़न बढ़ाती हैं।
तो इसीलिए आपका खान पान और ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्सरसाइज के साथ साथ, ताकि डबल वेट ना बढ़ जाए। और साथ में आप बेसिकली एक रूटीन, बेसिकली हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आपकी दिनचर्या अपने को व्यस्त रखना है आपने, ठीक है। सुबह से उठने से सोने तक का आपका दिनचर्या होना चाहिए फिक्स, है ना। हर घंटे का, जैसे क्लास में टाइम टेबल होता था स्कूल में, वैसे ही होना चाहिए, ताकि आपको खाली समय नहीं होना चाहिए, ताकि फिर जो आपने कहा कि जो ओवर थिंकिंग वाले हैं वो फिर थॉट्स नहीं आए। आगे के बारे में सोचेंगे तो वरी करेंगे, और पीछे के बारे में जो हो चुका है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, उसके रूमिनेशन करते रहो, चुगाली टाइप जो से गाय करती है। तो लेकिन ये एक तरह से मतलब वही विचार लूप में आप लेते रहते हो, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है अल्टीमेटली, है ना। उल्टा उसके कारण आप जो काम करना है उससे भटक जा रहे हो, नींद आपकी बिगड़ जाती है, ठीक है, और तनाव महसूस करते हो, तो आगे चल के कहीं ना कहीं फिर वो डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। तो बेहतर यही है कि उससे दूर रहें। हम अक्सर कुछ शब्दों को बहुत बोलते हैं, बचपन से सुनते हैं, और ये चीज़ है कि भाई मर्द को तो दर्द ही नहीं होता, आदमी रोते नहीं है, आदमी को दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, उसे स्ट्रांग खड़ा रहना चाहिए। हम मेंटल हेल्थ पे कभी खुलकर नहीं बात करते हैं। उस पर रिलेशनशिप का फ़र्क पड़ता है, करियर का फ़र्क पड़ता है, उसके भी आसपास वही घटना घटती है जो एक औरत को तो रुला देती है, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे परेशान हो रही है। पर आदमी जब रोता है तो हम उसे या तो देख नहीं पाते हैं, और देखते तो कहते हैं अरे कितना कमज़ोर आदमी है। मेरा सवाल आपसे ये है, मेंटल हेल्थ पर खुले मंच पर बात होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए? बहुत सही कहा आपने कि बचपन से समाज ये हमें कहता आया है कि बॉयज़ डोंट क्राई, ठीक है, बॉयज़ हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना। और ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी रहती है, और जिसके कारण समस्याएं होने पे भी, या फिर वो नज़र में मतलब एक्सेप्ट हो भी जाती हैं, इसके बावजूद मदद लेने तक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा थी, हेल्प सीकिंग जो है, चाहे डिप्रेशन में ही क्यों ना हो, मेल्स वर्सेस फीमेल्स में देखा गया है कि मेल्स में कम होती है, ठीक है। इवन दो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो जा सकते हैं अवेल करने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मैस्कुलिनिटी या मैचो इमेज जो है वो आगे आ रही है, और उसको आड़े आ रही है हेल्प लेने से। तो लेकिन जैसे चाइनीज़ एक फ़िलॉसफी है जिसमें कहते हैं कि यिन और यांग प्रिंसिपल दोनों होते हैं, हाँ, हर व्यक्ति में, हाँ, ठीक है। जैसे तो हमारे यहाँ फेमिनाइन मस्कुलाइन, यस, तो उस हिसाब से देयर इज़ नो रीज़न कि उसमें किसी का ज़्यादा या कम होता है, ठीक है। अल्टीमेटली इशू ये है कि हम अपने लिए मदद लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि अगर उनके परिवार वाले इन चीज़ों को भांप लेते हैं तो, और उनको फैसिलिटेट करते हैं तो अच्छी बात होगी। उनको अपने से अगर हिचक है भी, ठीक है, तो उनको अगर सपोर्ट मिल जाता है अपने परिवार से या अपने फ्रेंड सर्कल से ही, है ना, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की बात ही क्यों ना हो, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, या फिर क्योंकि अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल मतलब कपल में अगर मैरिटल यूनिट में अगर सेक्सुअल इशू है तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी आदमी शेम और कई रीज़न से शेयर नहीं कर पाता है, और फिर अल्टीमेटली एज ए यूनिट फिर वो चलते चले जाती है डिस्टर्ब फीलिंग होते हुए। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये चीज़ आप खुल के एटलीस्ट काउंसलर या डॉक्टर से बताते हैं तो हेल्प हो जाती है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि ये किसी और रीज़न से ट्रीटमेंट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूटीआई इन्फेक्शन या फिर कोई और जब तक कोई चीज़ डिजास्टर ना हो जाए, तब जाके पकड़ में आती है कि अच्छा ये बहुत लंबे से धीरे 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 डेवलप हो रहा था, तो पहले ये एक आसानी से ये ट्रीट हो सकता था। आपने बहुत बड़ी बात कही कि लोग सोचते हैं नॉर्मल डिजीज है, हाँ। हो सकता है ये उसका साइड इफेक्ट हो, Yes. जो आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही हो, और आप तो सिंपल जाओगे और यूटीआई का ट्रीटमेंट करा के चले आओगे। क्योंकि हमें लगता है कि क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरे में कोई कमी है हो सकती है, जो कि इस चीज़ को रिजल्ट दे रही है ना। तो हम सोचते हैं कि कोई हो सकता है कि फैमिली इश्यूज मतलब जेनेटिकली आई होगी और वो एक
रिप्रेजेंट कर रही है जो कि अब मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में भी या ग्रैंड पेरेंट में भी थी, इसीलिए मुझे हो रही है, ठीक है। ये नहीं देख रहे हैं कि हो सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी के कारण हो सकता है, कारण हो सकती है। क्योंकि आजकल मतलब जो इटियोलॉजी या फिर बीमारी का जो रीज़न देखा जा रहा है साइकेट्री में, उसको कहते हैं बायो साइको सोशल, ये मॉडल से देखा जा रहा है। तो बायो में होता है जेनेटिक्स जो परिवार से आ रहा है, साइको जो पार्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, और तीसरा सोशल जो आपका फैमिली परिवेश जो है जिसमें आप डेवलप हो रहे हैं, पर्यावरण में, ठीक है। तो ये इन तीनों का मिला जुला मिश्रण है जिससे कि आपकी बीमारी हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक ही परिवार में मान लीजिए 3 भाई बहन हैं, सेम जीन्स मिले हैं, सेम परिवेश है, लेकिन सबको बीमारी नहीं हो रही है, किसी एक को हो रही है तीनों में, है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी, वो किस नज़रिए से दुनिया को देख रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है। तो वो अगर मेल है तो उसको भी हो सकता है, लेकिन अब यही है कि अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है स्वास्थ्य सेवा तक, तो उसको पहुंचाने में दोस्त परिवार उनके दोस्त मदद करें। परिवार ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छे से जानते हैं और वो उनकी बदलाव और उनसे वो घनिष्ठता है तो वो खुल के व्यक्त भी कर सकता है। लेकिन सही ये बात तो है ही कि अगर जिन चीज़ों में उनको लगता है कि शेम या गिल्ट हो रही है, जैसे ओसीडी में जैसे मेरे विचार आ सकते हैं, किसी तरह के भी आ सकते हैं, एकदम वियर्ड हो सकता है। जैसे वैसे कॉमनली होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो मैं धो रहा हूँ बार बार, या चेक कर रहा हूँ बार बार, लेकिन थॉट ये भी आ सकता है कि मैं भगवान को गाली दूँ, ऐसा भी थॉट आता है। कई पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स के लिए ही सेक्सुअल थॉट्स आ जा रहे हैं, और वो इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि अरे ये कैसे कैसे ये तो घृणा करने वाली सोच है, लेकिन वो विवश है। वो किससे डिस्कस करे, परिवार वालों से कहेगा तो उसको इतनी शर्म होगी, या बायकॉट कर देंगे। हाँ, तो वहाँ पे फिर फ्रेंड्स काम आते हैं कि अल्टीमेटली पीयर ग्रुप काफ़ी हेल्प करती है, खासकर एडोलेसेंट्स में डेफिनेटली, है ना। और अदरवाइज उसको लगेगा कि मेरे में कोई कमी है जो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, है ना। काफ़ी लोग फिर खुद को ही दुत्कारने लगते हैं और सुसाइडल भी हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि वो बीमारी के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बिकॉज दिस थॉट इज़ माई ओन थॉट, इसीलिए आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मेरे इतने पावन मन में ऐसा कैसे हो गया। सो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आजकल आप एक शब्द बहुत सुन रहे होंगे और बड़े बड़े आंदोलन देख रहे हैं, जेन जी अल्फा, पता नहीं क्या क्या। आपने उनको बोलते हुए सुना है? वो बात बात पे गाली देते हैं और इस कदर की गाली देते हैं कि जो आप और हम सुन भी नहीं सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मानते हैं कि उनकी मेंटल ग्रूमिंग, उनकी इमोशनल ग्रूमिंग में हमने कहीं कमी छोड़ दी? देखिए ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इस ऑब्वियसली ये जो उनकी लिंगो जो भी है इन्होंने इजाद की फोमो, है, पता नहीं क्या क्या वर्ड उनके पूरे होते हैं। तो लेकिन ये एक्चुअली उनके कम्युनिकेशन का एक कैजुअल कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है उनका। और चाहे आप उसको अपनी जो उनकी बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है, या फिर उनके इमोशन के एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है, और या फिर हो सकता है कि कई बार ये लोग ह्यूमर के लिए भी ये सब यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो कैजुअल यूसेज तक तो फिर भी ठीक है, और लेकिन अगर ये एक ऐसा रूप ले लेता है बिहेवियर में जिसमें जो कि इंटिमिडेटिंग हो, किसी को तंग करने के लिए और परेशान करने के लिए है, तो फिर वो कंसर्न बनता है, फिर वहाँ उनको हेल्प लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि हम ना आईक्यू की बात करते हैं डॉक्टर साहब, हम कभी ईक्यू पे तो चर्चा तक नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उन सब की गालियों में, क्रोध में, अपनी चीजों को व्यक्त करने में वो ईक्यू डिसबैलेंस नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। तो इमोशनल हेल्थ एक पार्ट है आपके मेंटल हेल्थ का, एक हिस्सा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इमोशनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो इमोशनल हेल्थ में बेसिकली ये है कि हमको अपने इमोशंस या फीलिंग्स या जो भी उनको एक्सप्रेस करने, उनको पहले तो अंडरस्टैंड करना, उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और तीसरा रेगुलेट करना आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि किसी का इमोशनल हेल्थ अच्छा है। अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन वाली मूवी आई है, उसमें बात हो रही है कि इस स्पाइडरमैन की इमोशनल हेल्थ
में कुछ हाँ, कमी है और जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस पे असर आ रहा है, तो उसको अल्टीमेटली वर्कआउट करना पड़ा इस बात पे, जो कि रिलेशनशिप इश्यू पे थी। उस रिलेशन को जब उसने कवर किया तब जाके उसकी एक्शन ओरिएंटेड हो पाया आगे चल के। तो इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मतलब आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आपकी रीजनिंग, आपकी जो भी है हायर ऑर्डर के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमोशनल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आईक्यू की ज़रूरत है। अल्टीमेटली तभी आपका परफॉर्मेंस सोसाइटी में बेहतर हो पाएगा। आपका अनुभव 35 वर्षों से ज़्यादा का है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल मेरे पास है और मैं आसपास देखती हूँ, मैंने बहुत सारे सवाल आपके लिए सर्च करके तैयार भी किए थे, लेकिन आज के पॉडकास्ट का आखिरी आई ओपनर सवाल आपसे है कि ये जो हम हाथों में स्मार्टफोन लेके चलते हैं, हमारी उंगलियां सुबह उठते रात को ऐसे चलती हैं, स्क्रॉल करती हैं, हम अपने जीवन को रील्स में ढूंढने लगते हैं, हम अपने सवालों को उन रील्स में जानना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना इफ़ेक्ट करता है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम ये भी यूज़ कर लें लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें? अब आपने ठीक कहा कि ये हमारा एक अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है, और खासकर प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों वर्क्स इसमें एक तरह से समा गई हैं, ठीक है। तो और कुछ देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे तो उन्होंने बैन कर बैन दिया भी 16 किया। साल के कम हाँ, बच्चों के लिए। तो हमारे यहाँ तो 12 साल का बच्चा प्रोफाइल बनाकर हेलो करता है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि वहाँ बैन करने के बाद भी क्या वहाँ की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई, ऐसा एविडेंस भी अभी नहीं आया है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि कई बार बैन और प्रोहिबिशन जो अल्कोहल में भी हुआ है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो एक रेगुलेटेड वे में कैसे इसको यूज़ होना चाहिए, यही सीखना हमें ज़रूरी है ना। तो अल्टीमेटली एनीथिंग इन मॉडरेशन विल हेल्प। तो अब हर आदमी का मॉडरेशन इम्पोर्टेंट है। 0 to 2 साल तक तो बिल्कुल मना है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली देखते पेरेंट्स को कि झुंझुना की तरह पकड़ा दिया गया है इसको, और जाहिर सी बात है कि फिर वो फिर उसको आप एक समय में चाहेंगे कि हटा दिया जाए, तो वो तो फिर टैंट्रम शो करेगा ही, है ना। तो अल्टीमेटली हमें नेसेसरी इविल हो गया एक तरह का हमारे समाज में, लेकिन कोशिश यही हो सकती है, और ख़ासकर जो लोग वर्क फ्रॉम होम या फिर उनके लिए तो काफ़ी कोई वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं रहा, क्योंकि वो एक्सटेंडेड आवर्स चल रहे हैं ऑन दी स्मार्टफोन। तो प्रॉब्लमेटिक डिजिटल यूज़ अगर हो रही है तो उसके, और ऐसे केसेस आजकल आ भी रहे हैं, ठीक है। उसी से लिंक हो गया है ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी, वो भी एक कंसर्न है। हालांकि उस पर गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बना दी है और होपफुली कारगर भी साबित हो रही है। लेकिन डिजिटल यूज़ के लिए, जैसे मैंने कहा, नींद के लिए भी ज़रूरी है कि वो उससे पहले बंद होनी चाहिए, ठीक है, स्विच ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर जो एंडलेस आपके OTT में सीरीज़ हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए भी लोगों को देर रात तक सोना पड़ रहा है, तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ हो भी रही है। तो डिजिटल यूज़ के लिए जैसे नशा जो है, जैसे चाहे भांग का नशा है, उसी तरह से ये बिहेवियरल एडिक्शन हो गया है आजकल। तो उसके लिए भी जैसे उसके डिटॉक्स होता है, इसके लिए भी डिटॉक्स होना चाहिए। हाँ, तो आप चाहे वीकेंड्स पे कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप डिनर टेबल पे कम से कम उसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो शुरुआत कुछ आधा घंटा 1 घंटा से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन लगेगा, बहुत हरक्यूलियन टास्क लगेगा, लेकिन कहीं से शुरुआत हो सकती है। और उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और एक्टिविटी से जो कि उतना ही उसको किक दे या हाई दे, है ना। तो वो हो सकता है आपका म्यूज़िक हो सकता है, स्पोर्ट हो सकता है, या फिर इस तरह की चर्चा हो सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामले इतने गंभीर हैं, लेकिन यही वाली बात है कि हम इन पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये सीरियस इश्यू हैं। आपको पता है, हम सब ने एक मास्क लगा रखा है, दफ्तर का मास्क, करियर का मास्क, रिलेशनशिप का मास्क, समाज का मास्क, बेहतर दिखने का मास्क। और कभी कभी ये मास्क इतना गहरा हो जाता है, हम खुद क्या हैं असलियत में हम खुद ही नहीं याद रखते हैं, खुद से छल करते हैं। और इंसान भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसको नहीं सुना जाए ना, उसकी खामोशी को डिकोड नहीं किया जाए,
तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए डॉक्टर्स ज़रूरी होते हैं, बातचीत करना ज़रूरी होता है। कोई आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कुकर के ऊपर सीटी होती है ना, जब आप पे प्रेशर बने तो सीटी से बाहर हवा निकल जाए। ये जो सीटी जैसे लोग होते हैं ना, जो आपके जीवन को, प्रेशर को कम करते हैं, ये वही डॉक्टर होते हैं जो आपको सामान्य चेहरों में नज़र आते हैं। इसलिए कभी आपसे कोई मिले और आपसे वो ये कहे कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसे मत समझाइए कि ऐसा मत करो। उसे ये समझाइए कि ये रास्ता है, ये डॉक्टर है, ये जगह है, और मैं तुमको सुनूंगा, लेकिन मुझसे बेहतर वो डॉक्टर तुमको सुनेगा। बस यही है मेंटल हेल्थ को लेकर के एक आई ओपनर।